तो लास्ट क्लास में अपनी जो बात हुई थी, अपने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन सी चीजें थी बेटा? वो मिक्सचर और प्योर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है उसकी बात हुई थी, और दूसरा होगा आपके पास मिक्सचर क्या होगा उसकी बात हुई थी। थोड़ा जल्दी से रिकैप कर लेते हैं बेटा कि प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब होता है। एक ही टाइप के पार्टिकल जिसमें प्रेजेंट हो, एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो, उसको अपन प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। और मिक्सचर क्या होता है बेटा? जिसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स हो। अपनी ये भी बात हो गई थी शायद पिछली क्लास में कि जो एयर होती है, एयर मिक्सचर होता है कि बेटा प्योर होता है? मिक्सचर होता है, क्योंकि एयर में क्या होता है बेटा? अलग अलग टाइप की गैसेस होंगी, तो एयर में अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जैसे अपन अपने लिए डिस्टिल्ड वाटर की अपन लोगों ने बात की थी। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है बेटा? प्योर सब्सटेंस। क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स है, वो किसके पार्टिकल्स होते हैं? सिर्फ वाटर के। ठीक है, तो इतनी बात अपन लोगों ने पिछली क्लास में कर ली थी। अब इसी बात को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आज की क्लास में। ठीक है, अब एक और बात समझना भाई कि जो मिक्सचर्स होते हैं ना बेटा, मिक्सचर की अपन लोग बात कर चुके हैं। अब मैं आपसे पूछूं क्या ब्लड भी एक टाइप का मिक्सचर होता है क्या बेटा? यस सर, ब्लड इज ऑल्सो अ मिक्सचर। क्योंकि ब्लड में क्या क्या चीजें होंगी बेटा, बताए अपन को कि सर ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है। क्या ब्लड में वाटर भी होता है क्या? यस सर, और मेजर कंपोनेंट ब्लड का क्या होता है बेटा? वाटर ही होता है, ज्यादातर क्वांटिटी में वाटर ही प्रेजेंट होगा। तो वाटर भी होगा सर। और ब्लड में क्या होता है बेटा? आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, और प्लेटलेट्स भी होती है सर। उसके अलावा क्या न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं क्या? यस सर, न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब एक और बात समझना, ये जो ब्लड होगा ना बेटा, क्या कभी किसी भी ह्यूमन बीइंग को जब भी कोई डिजीज होता है, तो डिजीज के पीछे मेन रीजन क्या होता है बेटा? क्यों डिजीज क्यों होता है? कौन कोज करते हैं डिजीज? वायरस हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गए, या जो पैथोजेंस होते हैं बेटा, उनकी वजह से हमें क्या होता है? डिजीज होता है। ठीक है, अब जो पैथोजेंस होंगे भाई, कोई भी वायरस का अगर अपना एग्जाम्पल लें बेटा, तो ये जो वायरस होगा अपने बॉडी में कहां से एंटर करता है? ओपनिंग, जैसे अपने माउथ से भी एंटर कर सकता है, नोज से भी कर सकता है, कहीं लगी हुई हो, चोट लगी हो तो वहां ब्लड निकल रहा हो तो वहां से भी एंटर कर सकता है। और एंटर करने के बाद में ये जो पैथोजन होगा, जो कि वो डिजीज क्रिएट करेगा, ये पैथोजन या वायरस कहां पे जाता है बेटा फाइनली? ये ब्लड में जाता है सर। ये फाइनली कहां पहुंचता है बेटा? ब्लड में जाएगा। और ब्लड के थ्रू फिर वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में वो सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, ये जो ब्लड होगा ना बेटा, क्या अपन को ये पता है क्या बेटा? जो डॉक्टर्स होते हैं ना भाई, ये कैसे पता लगाते हैं बेटा कि किसको कौन सा डिजीज है? क्या किसी को डेंगू है कि नहीं है? क्या किसी को मलेरिया है कि नहीं है? क्या किसी को टाइफाइड है कि नहीं है? वो कैसे पता लगाया जाता है? ब्लड का छोटा सा थोड़ा सा सैंपल लेंगे वो। अब सैंपल का करते क्या बेटा? वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सैंपल को फिर सेपरेट करते हैं। हाँ, तो ध्यान रखना। अब ये जो अगर आपको कोई डिजीज है ना भाई, आप बीमार हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका डिजीज कोजिंग जो वायरस होगा वो कहां प्रेजेंट होगा बेटा? ब्लड के अंदर। तो फिर जो डॉक्टर्स होंगे, जो टेस्ट के लिए थोड़ा सा सैंपल लिया जाएगा ना बेटा, उस सैंपल को प्योरीफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? प्योरीफाई। और प्योरीफाई करके उस सैंपल में जो भी पैथोजन होगा, जो भी डिजीज कोजिंग पैथोजन होगा, उस पैथोजन को क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। और जैसे हमें पता चल जाएगा हाँ भाई आपके ब्लड में ये वाला पैथोजन मिला, इसका मतलब क्या है कि आपका जो ब्लड था उसमें ये पैथोजन होने का मतलब किसी वजह से आपको क्या हो रहा था बेटा? कोई डिजीज या कोई फीवर को कोई कुछ हो रहा था। भाई समझ में? तो ध्यान रखना, जो ब्लड होगा, तो ब्लड से अपन पता कैसे लगाते हैं बेटा? ब्लड को अपन सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड को अपन सेपरेट करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि जो पैथोजन होगा, कौन सा पैथोजन अपने ब्लड में प्रेजेंट है। उससे फिर अपन आइडिया लगा लेते हैं कि भाई जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी वो इस पैथोजन या इस वायरस या फिर बैक्टीरिया की वजह से हो रही थी। तो क्या सेपरेशन भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि नहीं है? ऐसे चीजों को हमें सेपरेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा फिर अपन को ये भी बताया गया बेटा, जैसे शुगर होगी, शुगर, जो शुगर अपन खाते हैं भाई, ये कहां से मिलती है बेटा अपन लोगों को? शुगर केन से। और शुगर केन से शुगर बनाते हैं तो उसके पीछे भी क्या होता है बेटा? सेपरेशन वाली टेक्निक ही अपन लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो शुगर केन से शुगर बनाना हो, या ब्लड का एक सैंपल लेके उसमें बैक्टीरिया पता करना हो, इन सब चीजों में अपन क्या करते हैं भाई?
सेपरेशन टेक्निक का यूज करते हैं। तो को मिक्सचर को सेपरेट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, उसको अपन डेली लाइफ में काफी सारी जगह यूज भी करेंगे, इंडस्ट्री प्रोसेस में भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा और देखते हैं अपन लोग। अब अपन बात करने वाले हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स। हेडिंग लगाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अब देखो मिक्सचर को क्लासिफाई करना है ना बेटा अपन लोगों को, तो बहुत सी सारी चीजें आपको ध्यान से समझना है, पूरी चीजों को आप ध्यान से समझना तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मैं 3 कंटेनर यहां पर लूंगा, अच्छे से समझना, तो बाकी जो भी लिखा होगा पीपीटी स्लाइड्स में सब आपको क्लियर हो जाएगा। एक कंटेनर मैंने लिया ये वाला, एक कंटेनर मैं यहां ले रहा हूं, और तीनों कंटेनर में बेटा अपन लोग वाटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वाटर। क्या वाटर एक प्योर सब्सटेंस है क्या? यस सर। तो एक वाटर लिया अपन लोगों ने, क्या वाटर का कोई केमिकल फॉर्मूला होता है क्या बेटा? H2। वाटर के पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो तीनों कंटेनर में मैं वाटर में फिल कर रहा हूं वाटर। वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे बेटा कौन से शेप के होंगे? स्फेरिकल शेप। यहां भी अपन लोगों ने लिया सर वाटर, H2। क्या वाटर के पार्टिकल्स को अपन नेकेड आई से देख सकते हैं क्या बेटा? नो सर, नेकेड आई से अपन लोग नहीं देख सकते, लेकिन किससे देख सकते अपन चाहे तो? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अगर उससे देखेंगे तो आपको कैसे दिखेंगे वो? स्फेरिकल शेप के। तो कुछ वाटर के पार्टिकल्स को मैं कुछ इस तरीके से यहां पर दिखा रहा हूं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्या वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में कुछ स्पेस होता है क्या बेटा? यस सर। तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में सर स्पेस भी होता है, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। उस तरह यहां पर भी वाटर के पार्टिकल्स होंगे सर, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑल्सो। और यहाँ जो सब्सटेंस अपन लोग ले रहे हैं बेटा, सब्सटेंस क्या होता है बेटा? व्हाट इज सब्सटेंस? पिछली क्लास में बात की थी अपन लोगों ने, एनीथिंग दैट इज ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो वाटर भी एक सब्सटेंस है। और वाटर कौन सा सब्सटेंस है बेटा? ये वाटर कौन से टाइप का सब्सटेंस है? प्योर सब्सटेंस है। क्यों है सर प्योर सब्सटेंस है? बिकॉज इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो वाटर अपन लोगों ने लिया, मैं यहाँ कुछ मिक्सचर्स बनाना चाह रहा हूं। क्या बनाना चाह रहा हूं? मिक्सचर। और मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जो पहला वाला जो कंटेनर था अपना, इस वाटर में ना भाई मैं कुछ चीज मिक्स कर रहा हूं। जो मिक्स में यहाँ कर रहा हूं बेटा, वो कर रहा हूं कॉमन सॉल्ट। शुगर भी आप ले सकते हो, तो शुगर कर लेते हैं ना, एक ही बात है, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अपन शुगर लेके बात कर रहे हैं, शुगर। क्या शुगर भी एक सब्सटेंस है क्या बेटा? यस सर। शुगर के भी पार्टिकल्स होंगे क्या? यस सर। शुगर के पार्टिकल कौन से शेप के होंगे बेटा? स्फेरिकल शेप के होंगे। तो मान लो शुगर के पार्टिकल्स को मैं इस तरह डॉट से दिखा रहा हूं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ शुगर। अब मुझे ये बताओ जी कि जैसे शुगर को अपन वाटर में मिक्स करेंगे क्या होगा बेटा? सबसे पहले यहां पर क्या शुगर के पार्टिकल्स वाटर में सॉल्युबल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। क्यों सॉल्युबल होंगे? बीच में गैप होता है, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होगा उस गैप को क्या कर लेंगे बेटा? ऑक्यूपाई कर लेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे क्या शुगर के पार्टिकल एक साथ यहाँ सोल्यूबल होते हैं कि सोल्यूबल होने में टाइम लगता है? टाइम लगता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू सोल्यूबल होते हैं बेटा? ये कौन से प्रोसेस के थ्रू सोल्यूबल होते हैं? डिफ्यूजन, याद है? तो जैसे शुगर का क्रिस्टल आप यहाँ रखोगे ना, तो धीरे धीरे क्रिस्टल से पार्टिकल निकल निकल के पूरे वाटर में क्या हो जाएंगे बेटा? स्प्रेड हो जाएंगे। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो यहाँ शुगर के पार्टिकल्स का धीरे धीरे क्या होने वाला है? डिफ्यूजन होने वाला। तो ये हो गया शुगर के पार्टिकल्स का डिफ्यूजन। और फाइनली जो शुगर के पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है उस गैप को क्या कर लेते हैं बेटा? ये ऑक्यूपाई कर लेंगे और सॉल्युबल हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि सर ये क्या बन चुका है? मिक्सचर बन चुका है। क्यों बन चुका है सर मिक्सचर? ये क्योंकि यहाँ पर कितने टाइप के पार्टिकल्स है बेटा? 2 टाइप के पार्टिकल। किस किस का मिक्सचर है ये? वाटर एंड, वाटर का क्या लिख सकता हूं बेटा? H2O। शुगर का भी कोई फॉर्मूला होता है क्या बेटा? यस सर। तो शुगर का फॉर्मूला भी ध्यान रख लेना, C12H22O11।
सेकंड वाला जो कंटेनर था बेटा, सेकंड वाले कंटेनर में मैं क्या कर रहा हूं, इस कंटेनर में मैं एक सब्सटेंस ऐड कर रहा हूं। मैंने यहां पर लिया बेटा मिल्क। क्या लिया? मिल्क। क्या मिल्क भी एक सब्सटेंस है क्या? यस सर। अब मिल्क के भी पार्टिकल्स होंगे क्या बेटा? यस सर, मिल्क के भी पार्टिकल्स होंगे सर। मिल्क के पार्टिकल्स को कुछ इस तरीके से मैं शो कर रहा हूं। अब मिल्क को मैं इसमें ऐड कर रहा हूं सर। क्या मिल्क के पार्टिकल्स वाटर में सॉल्युबल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। सॉल्युबल होने का वही मीनिंग होगा सर कि यहाँ पर जो मिल्क के पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है उस गैप को ऑक्यूपाई कर लेंगे, वहां पर फिक्स हो जाएंगे। उस तरीके से जो मिल्क के पार्टिकल्स होंगे दे आर सॉल्युबल इन द वाटर। और ऐसा जब अपन कर देंगे बेटा तो यहाँ पर भी क्या बन चुका है? क्या बन चुका है? मिक्सचर बन चुका है। और किस किस का मिक्सचर बना बेटा ये? वाटर और मिल्क का, H2 और मिल्क का। ठीक है। तीसरा एक को ले रहा हूं बेटा यहां पर मैं, क्या? तो तीसरा मैं एक सब्सटेंस ले रहा हूं यहां पर। मान लो मैंने यहां पर ले लिया चॉक पाउडर। कौन सा पाउडर? चॉक पाउडर। हाँ। क्या चॉक पाउडर भी एक सब्सटेंस होता है क्या? यस सर। चॉक पाउडर के भी पार्टिकल्स होंगे क्या? यस सर। कौन से टाइप के पार्टिकल्स होंगे? शेप क्या होगा बेटा उनका? स्फेरिकल। तो ये चॉक पाउडर के पार्टिकल्स इस तरह मैं दिखा रहा हूँ। क्या कोई भी जो सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं सब सेम साइज के होते हैं क्या? नहीं सर, सब अलग अलग साइज के होंगे। सब शेप सबका सेम होगा लेकिन साइज सबकी अलग अलग होगी। कोई छोटे होंगे, कोई पार्टिकल्स किसी में बड़े होंगे। ठीक है। चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स होंगे उनका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CaCO3। तो चॉक पाउडर के पार्टिकल्स का फॉर्मूला भी याद रख लेना, CaCO3। और जैसे आप पार्टिकल्स को या चॉक पाउडर को पानी में मिलाओगे क्या होगा? क्या चॉक पाउडर को पानी में मिलाते ही चॉक पाउडर के पार्टिकल्स पानी में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सर? नहीं मिलते हैं सर। ठीक है। क्यों नहीं मिलते हैं बेटा? रीजन क्या रहेगा? हाँ, कि यहाँ पर जो स्पेस है थोड़ा छोटा होता है, या ऐसे बोल सकते हो सर इनका जो साइज होता है ना चॉक पाउडर के पार्टिकल्स का, वो या वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होगा उससे भी बड़ा होता है। यस और नो? ठीक है। और जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या ऐसा होता है क्या बेटा कि ये जो चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स होंगे धीरे धीरे क्या एक साथ नीचे सेटल डाउन होंगे कि धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं? धीरे धीरे। कि पहले आप मिलाओगे, अब उसको आप चम्मच से स्पून से घुमाओगे भी ना, स्टिर करोगे तो भी कुछ टाइम तक आपको लगेगा कि चॉक पाउडर के पार्टिकल्स सोल्यूबल हो रहे हैं। लेकिन जैसे आप कुछ टाइम तक इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो एक बात आप ऑब्जर्व करोगे कि जितने भी आपके इसके पार्टिकल्स होंगे, किसके पार्टिकल्स? चॉक पाउडर के पार्टिकल्स, वो सब कहां चले जाते हैं बेटा? सब कहां चले जाएंगे? वो बॉटम पर जाकर सेटल डाउन हो जाएगा। यस और नो? यस। ठीक है। अब ये क्या बन चुका है अगेन अपने पास? क्या बन चुका है बेटा ये? अगेन इट इज अ मिक्सचर। और किस किस का मिक्सचर है बेटा ये? CaCO3। तो अपन लोगों ने यहां पर तीन तरह के से मिक्सचर को प्रिपेयर कर लिया। एक तो अपने वाटर और शुगर का मिक्सचर बनाया, दूसरा अपने वाटर और मिल्क का मिक्सचर बनाया, और तीसरा में वाटर और चॉक पाउडर का मिक्सचर बनाया। ठीक है। अब मुझे बता बेटा कि नो डाउट सर तीनों मिक्सचर ही है, लेकिन क्या ये तीनों मिक्सचर जो हैं सेम है क्या? क्या इन तीनों मिक्सचर को जो आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो क्या तीनों मिक्सचर दिखने में और प्रॉपर्टी वाइज सेम होंगे क्या? नो सर। ये तीनों मिक्सचर ना भाई देखने में भी आपको अलग अलग फील होंगे, और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टीज को जब अपन एनालाइज करेंगे बेटा तो प्रॉपर्टीज में भी आपको काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। तो नो डाउट है तो तीनों ये मिक्सचर, लेकिन तीनों मिक्सचर की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज को एक एक करके एनालाइज करना। ठीक है। चलिए, अब इस मिक्सचर को जब देखोगे बेटा आप तो आपको क्या लगेगा भाई? क्या इस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं, कितने टाइप के पार्टिकल्स हैं यहां पर? दो टाइप के। किस किस के पार्टिकल्स हैं?
वाटर के पार्टिकल्स और शुगर के पार्टिकल्स है। क्या ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं बेटा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं क्या? कि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि सर नहीं सर इस कोने में ना शुगर के पार्टिकल्स ज्यादा है, इस कोने में शुगर के पार्टिकल्स क्या है सर ज्यादा है, ऊपर शुगर के पार्टिकल्स कम है, ऐसा है क्या? नो सर, तो अपन ऐसा बोलेंगे सर जितने शुगर के पार्टिकल्स यहाँ होंगे उतने यहाँ होंगे, जितने वाटर के पार्टिकल्स यहाँ होंगे उतने वाटर के पार्टिकल्स यहाँ होंगे। आप चाहो तो इस बात को टेस्ट करके भी पता कर सकते हो। मैंने शुगर को घोल दिया अच्छे से, एक स्पून लो बेटा और स्पून से एक छोटा सा सैंपल यहां से निकालो, उसको टेस्ट करो कैसा फील होगा? मीठा लगेगा। एक सैंपल में इस साइड से ले रहा हूं, उसको टेस्ट करो कैसा फील होगा? क्या दोनों इक्वली मीठे होंगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना सर कि ज्यादा मीठा लगेगा सर यहां से और यहां से लूंगा सैंपल तो कम मीठा लगेगा, ऐसा होता है क्या? मान लो नीचे से सैंपल लूं मैं तो यहां से, तो भी मीठा आपको उतना ही लगेगा जितना ऊपर लग रहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये हुआ ना सर कि शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कि कहीं कम है कहीं ज्यादा है। गेटिंग? तो एक बात तो अपन बोल सकते हैं कि सर ये जो मिक्सचर अपन लोगों ने बनाया ना भाई, इस मिक्सचर की खास बात क्या है? इसमें जो पार्टिकल्स है, इसमें क्या है बेटा, पार्टिकल्स जो है पार्टिकल्स आर इक्वली या यूनिफॉर्मली बोल सकता हूं क्या? एक ही बात है। तो पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में, थ्रू आउट द मिक्सचर। उसी बेसिस पर मैं इस वाले मिक्सचर को भी एनालाइज करना चाह रहा हूं बेटा, इधर वाले को, मिल्क और वाटर के मिक्सचर को। इसके बारे में क्या बोलना आपको कि इस मिक्सचर में भी मिल्क और वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है? बिल्कुल है सर। ऐसा तो नहीं होता ना कि पानी में जब अपन मिल्क मिलाते हैं तो भाई सर ऊपर मिल्क ज्यादा रहता है नीचे मिल्क कम हो जाता है, ऐसा होता है क्या? तो जो मिल्क होगा पूरे पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां भी क्या बोलेंगे अपन, जो पार्टिकल्स होंगे मिल्क के पार्टिकल्स हो या पानी के पार्टिकल्स हो, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पर भी भाई पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। गेटिंग बेटा? थर्ड वाले में उस मिक्सचर में क्या है भाई, अगर उस मिक्सचर को अगेन मैं एनालाइज करूं तो क्या यहाँ पार्टिकल्स इक्वली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? नो सर। इसमें साफ साफ दिख रहा है बेटा अपन को कि सर ये जो चौक पाउडर के पार्टिकल्स है वो नीचे ज्यादा है, ऊपर पानी के पार्टिकल ज्यादा है। ये पानी के पार्टिकल सर नीचे कम है, पानी के पार्टिकल ऊपर ज्यादा है। या चौक पाउडर के पार्टिकल्स नीचे सर ज्यादा है ऊपर कम है। तो इससे ये बात तो क्लियर होगी ना बेटा कि चौक पाउडर के पार्टिकल्स पूरे मिक्सचर में हर जगह बराबर नहीं है। उसी तरह वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो पूरे मिक्सचर में हर जगह बराबर नहीं है। वाटर के पार्टिकल्स सर ऊपर ज्यादा या नीचे वाटर के पार्टिकल्स कम होंगे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बेटा कि सर इस प्रॉपर्टी वाइज ना भाई, इसकी जो प्रॉपर्टी इन दोनों से थोड़ी सी डिफरेंट है। इन दोनों में तो पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन इसमें पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टिकल्स आर, या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हो, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब समझ में आ गया बेटा कि भाई पार्टिकल हर जगह बराबर नहीं है सर, किसी जगह पार्टिकल ज्यादा है किसी जगह पार्टिकल कम है उस मिक्सचर के अंदर। अगला, अब अगली प्रॉपर्टी की ओर बात करते हैं। क्या मेरे को ये बताओ, ये जो अपन ने मिक्सचर बना शुगर और इसका, कि शुगर और वाटर का जो मिक्सचर होगा इसमें पार्टिकल जो है वो सोल्यूबल है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल सोल्यूबल है भाई, पार्टिकल्स आर सोल्यूबल। तो अपन ये बोल सकते हैं बेटा कि पार्टिकल्स आर सोल्यूबल। क्या इस वाले मिक्सचर में भी पार्टिकल सोल्यूबल है क्या बेटा? यस सर, पार्टिकल्स आर आल्सो सोल्यूबल। क्या चौक पाउडर और पानी का जो मिक्सचर था उसमें भी पार्टिकल्स सोल्यूबल है क्या? नो सर, यहाँ तो पार्टिकल सोल्यूबल कहाँ है सर, पार्टिकल सब नीचे चले गए, तो पार्टिकल्स आर नॉन सोल्यूबल, पार्टिकल्स आर
नॉन सॉल्युबल, पार्टिकल्स आर नॉन सॉल्युबल, पार्टिकल्स आर नॉन सॉल्युबल। इतनी बात समझ आई? चलिए अगला एक और बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये जो मिक्सचर है आपके सामने होगा, इस मिक्सचर को अब जब आप देखोगे तो आपको यहाँ कितनी लेयर्स दिखेंगी? लेयर्स का मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो मेरे पास ग्लास में पानी है, क्या है गिलास में? पानी है। उस पानी को जब आप देखोगे तो आपको कितनी लेयर्स वहां दिखती है? एक सिंगल लेयर ही दिखेगी, जो कहां से स्टार्ट होगी, नीचे से कहां तक, ऊपर तक। तो एक सिंगल लेयर आपको दिखेगी, ठीक है। अब मान लो उस पानी में मैं क्या करता हूँ, ऑयल मिला देता हूँ। अब उसको देखो तो अब क्या दिखेगा आपको? कितनी लेयर्स दिखेंगे आपको? दो। तो नीचे पानी की लेयर्स होंगी, ऊपर किसकी लेयर्स होंगी? ऑयल की लेयर्स होंगी। तो अपन बोलेंगे सर यहाँ दो लेयर्स हैं, ठीक है। अगर मान लो उसी में मैं साथ ही साथ में हनी भी मिला देता हूँ, अब कितनी लेयर्स दिखेंगे आपको? तीन लेयर्स। हनी नीचे दिखेगा, बीच में क्या दिखेगा? लिक्विड वाटर, और ऊपर देख क्या दिखेगा? ऑयल। गेटिंग? अब ये जो लेयर्स होती है ना बेटा, इन्हीं को अपन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज। अब वाटर में कितनी फेज थी? सिंगल फेज। वाटर प्लस ऑयल में कितने फेज हैं? टू फेज। वाटर प्लस ऑयल प्लस हनी में कितने फेज हैं? तीन फेज। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ, ये जो मिक्सचर आपके सामने है वाटर और किसका? शुगर का, इसमें कितनी फेज आपको दिखेगी? एक ही फेज दिखेगी। इसमें ऐसा तो नहीं होता ना बेटा कि सर आपको वाटर अलग दिखेगा, सर शुगर अलग दिखेगी। शुगर तो वाटर में क्या हो जाती है? सॉल्युबल हो जाएगी। तो आपका कितनी फेज दिखने वाली? केवल वन फेज। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना बेटा कि ये जो सोल्यूशन है ना भाई, ये जो मिक्सचर है, ये वन फेज मिक्सचर, इसमें एक ही फेज है सर, वन फेज मिक्सचर। गेटिंग? इसमें आ जाओ सर, इसमें कितने फेज दिख रही है बेटा हमें? इसमें 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 पहले इसकी बात करेंगे। दो फेज है सर, मुझे ये अलग दिखेगा चौक पाउडर, और मुझे पानी अलग दिखेगा। तो बोलेंगे सर यहाँ क्लियरली मुझे दो फेज दिखेगी, तो टू फेज मिक्सचर। कोई दिक्कत? नो। अब आओ सर इस पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर और मिल्क को जब आप देखोगे इस मिक्सचर को, तो आपको यहाँ कितनी फेज दिखेंगी? एक ही फेज दिखती है सर, पूरा आपको व्हाइट दिखेगा पूरा। तो ऐसा तो नहीं कि वाटर अलग दिखेगा सर मुझे कलरलेस, और नीचे मिल्क अलग दिखेगा व्हाइट कलर का, ऐसा तो नहीं होता सर। पूरा क्या होता है? एक ही फेज होगी व्हाइट कलर की। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, कोई चीज को जब अपन ऑब्जर्व करते हैं ना भाई, तो उस चीज का हो सकता है कि उसका मैक्रोस्कोपिक व्यू अलग हो और उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू अलग हो। ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट है ना बेटा, अब वो स्टूडेंट पढ़े रहा है या मतलब स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा है या फिर नहीं है, ये कैसे एनालाइज करते हैं अपन लोग? एक तो मैं उसको देखकर पता लगा सकता हूँ, अगर बच्चा सिंसियर है, अपना काम प्रॉपरली कर रहा है, नोट्स भी प्रॉपर बना रहा है, सब कुछ पढ़ाई के, जब भी मैं देखता हूँ बेटा वो पढ़ता ही दिखता है मुझे हमेशा, तो देख के एक तो मैं पता लगा लूंगा सर। और देख के मुझे पता क्या चल जाएगा भाई कि ये बच्चा क्या है बेटा, पढ़ने वाला बच्चा है। क्या सुनो? दूसरा मैं कैसे कर सकता हूँ, एक बच्चा ऐसा है सर वो पढ़ता ही नहीं है, कभी भी जब भी मैं देखता हूँ, कभी कभी मोबाइल चला रहा होता है, कभी क्या कर रहा होता है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा बेटा कि नहीं पढ़ता नहीं। अब ये एनालाइज करने के लिए कि कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता, मुझे टेस्ट लेने की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे साफ सा भी दिख गया सर कि वो नहीं पढ़ रहा, वो पढ़ रहा है। गेटिंग? लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना बेटा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के सामने या टीचर के सामने हमेशा कॉपी खोल के बैठे रहते हैं, और टीचर को पेरेंट्स को क्या लगता है कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा तो सर मेरा हमेशा पढ़ता है, बच्चा तो सर दिन दिन पढ़ता है, रात रात में 12-12 बजे तक पढ़ता है। नहीं, वो कॉपी खोल के बैठा हुआ बेटा, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा मुझे नहीं पता, हाँ कॉपी खोल के तो बैठा हुआ है। तो देखने में मुझे वो क्या लगेगा कि पढ़ने वाला बच्चा, अच्छा बच्चा है, पढ़ता है। क्या सुनो? लेकिन एक्चुअल में वो पढ़ रहा है क्या? नहीं पढ़ रहा।
बस वो टाइम पास कर रहा है बेटा, उसने बस कॉपी खोल रखी है दिखाने के लिए कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं। अब एक्चुअल में मुझे पता करना है कि वो पढ़ता कि नहीं पढ़ता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखना पड़ेगा। कौन सा? माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक में मैं क्या करूंगा, उसका मोबाइल चेक करेंगे, भाई मोबाइल पर रील वगैरह तो नहीं देखता है। और फिर लास्ट में जाके अपन क्या करेंगे बेटा, उसका पूरा शेड्यूल चेक करेंगे, सुबह कितने बजे उठता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। और फिर एक और चीज अपन कर सकते हैं, उसका टेस्ट ले लो। और टेस्ट ले लेंगे, उससे अपन को क्लियर आइडिया लग जाएगा बेटा, अगर मार्क्स अच्छे है इसका मतलब पढ़ता था, मार्क्स नहीं है इसका मतलब नहीं पढ़ता। और जब उसका मार्क्स अपन ने टेस्ट लिया तो पक्की बात उसके टेस्ट में नंबर कम ही आएंगे। और कम ही आएंगे जिससे कंफर्म क्या हो जाएगा बेटा, कि वो नहीं पढ़ता था। लेकिन देखने में हमें क्या लगता था, पढ़ता था, लेकिन एक्चुअल में वो पढ़ता नहीं था। सेम कहानी यहाँ पर है कि कभी कभी चीजें ना बेटा देखने में मुझे अलग लगेगा, एक्चुअल में वो चीज अलग होगी। देखने में मुझे मुझे मिक्सचर क्या लग रहा है, सिंगल फेज, सिंगल फेज, एक ही फेज है सर इसके अंदर। तो इसका जब मैक्रोस्कोपिक व्यू, मैं दूर से इसको देखूंगा ना बेटा इस मिक्सचर को, तो मुझे लगेगा इट इज अ सिंगल फेज मिक्सचर। लेकिन एक्चुअल में जब इसका अपन माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, कौन सा? माइक्रोस्कोपिक व्यू, माइक्रोस्कोपिक व्यू। और माइक्रोस्कोपिक व्यू देखने के बाद में मुझे यहां पर इसकी दो फेज दिखती है। कितनी फेज? टू फेज। देखने में एक फेज लगता है, एक्चुअल में ये माइक्रोस्कोप व्यू देखने पर टू फेज मिक्सचर है सर। डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखने में हमें क्या लगेगा, ये सिंगल फेज ही है, नहीं एक्चुअल में उतने कितने फेज होती है उसमें? दो। अब एक्चुअल में जाने के लिए मैं थोड़ा सा मेरे को माइक्रोस्कोपिक व्यू देखना पड़ेगा, इसके पार्टिकल्स का मुझे अरेंजमेंट या पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा कि पार्टिकल एक्चुअली में इसमें वैसे ही पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या जैसे यहां पर थे। तो नहीं सर, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखने पर मुझे इसमें कितनी फेज दिखेगी? दो फेज। और भी इसकी भी बात करेंगे आगे जाकर, और भी बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है अभी के लिए? ठीक है। उसका करो, उसका कैसे भी कर लो बेटा, वो पढ़ने वाला बच्चा था। उसका टेस्ट लोगे तो भी नंबर आएंगे ही आएंगे। तो उसका मैक्रो देखो या माइक्रो देखो, आना ही वहां एक ही फेज दिखेगी। लेकिन यहां पर देखने पर मुझे ये आपका सिंगल फेज लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये टू फेज मिक्सचर होता है। सॉल्युबल होने के बावजूद भी वो बच्चा जो पढ़ने में तो हमें लगता था ना कि हमेशा पढ़ ही रहा है, हमेशा कॉपी खोल के बैठा रहता था, हमें तो ये लगता था कि भाई बहुत 3-3 4-4 घंटे सिटिंग करता है सर एक साथ है तो ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बच्चा पढ़ता नहीं था। उसी तरह अभी के लिए समझो, और भी आगे बात करेंगे इसके अपन लोग, अभी समझने के लिए इतना दिमाग में रखो कि भाई ये जो मिक्सचर होगा देखने में मुझे ये सिंगल फेज लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये माइक्रोस्कोप व्यू देखने पर ये मुझे कौन सा फेज मिलेगा बेटा? टू फेज मिलेगा। समझ आई? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये तीनों जो मिक्सचर अपन लोगों ने लिखे बेटा, क्या तीनों मिक्सचर सेम है कि अलग अलग है? तीनों अलग अलग है। ठीक है। ये जो पहला वाला जो मिक्सचर होगा, इस मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है बेटा, कि इस मिक्सचर में सर पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉल्युबल भी है, और केवल एक फेज प्रेजेंट होगी। तो अपन ने क्या कर दिया बेटा, इस वाले मिक्सचर का अलग नाम रख दिया। और इस वाले मिक्सचर को अपन क्या बोलने वाले हैं? इट इज नॉन एज द होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा जीनियस? होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं बेटा अपन लोग? ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, एक ही फेज होनी चाहिए, और पार्टिकल सोल्यूबल होने चाहिए। और ऐसा कोई भी आपको किसी भी मिक्सचर में ये प्रॉपर्टीज अगर आपको ऑब्जर्व हो रही है, तो उस मिक्सचर को मैं बोलूंगा इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। साथ के साथ उतारते रहो बेटा ना। अब ये अगर ये होमोजीनियस मिक्सचर है बेटा, तो ये दोनों क्या है सर? क्या ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है क्या? नहीं सर, इन दोनों की प्रॉपर्टी से तो अलग है। जब ये होमोजीनियस है तो ये दोनों होमोजीनियस नहीं है, तो इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? दीज आर द हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ, उसको भी अपन आगे क्लासिफाई करेंगे। हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सर ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया बेटा, और ये दोनों हो गए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अब क्या ये दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी एक जैसे कि इनकी भी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है सर?
इन दोनों हेट्रोजीनियस की प्रॉपर्टीज में सेम है कि इन प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है? इनकी प्रॉपर्टी में भी डिफरेंस है। तो किस बात में डिफरेंस दिख रहा है बेटा? कि दो प्रॉपर्टी तो सेम है क्या? नहीं, इसकी कोई भी सेम नहीं है सर। पार्टिकल यूनिफॉर्मली व नॉन यूनिफॉर्मली, पार्टिकल सोल्यूबल व नॉन सोल्यूबल, सिंगल टू फेज, फेज वाइज तो फिर भी सेम लग रहा है सर, बाकी दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो इसका मतलब दोनों भी अलग अलग हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। तो अपन क्या करते हैं, दोनों का भी फिर अलग अलग नाम रखेंगे। ये वाला जो होगा बेटा, इसको बोला जाएगा कोलोइड्स। और वो वाला जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा वाटर और चॉक पाउडर का, उसका उसको बोला जाएगा बेटा क्या? सस्पेंशन। तो इस तरीके से अपन लोगों ने हेट्रोजीनियस के भी दो क्लास बना दी, सस्पेंशन और कोलाइड्स। तो वाटर और मिल्क वाला जो मिक्सचर था दैट इज द कोलाइड, और वाटर और चॉक पाउडर वाला जो मिक्सचर था दैट इज द सस्पेंशन, और वाटर और शुगर वाला जो मिक्सचर था दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। और आगे जाकर ना बेटा इस होमोजीनियस मिक्सचर का एक और नाम रखेंगे अपन लोग, और इसी को अपन क्या बोलने वाले बेटा? क्या बोलने वाले हैं? सोल्यूशन। हाँ, होमोजेनियस मिक्सचर ही सोल्यूशन है। हीट्रो सोल्यूशन, हीट्रोजेनस दो टाइप के होंगे, या तो कोलाइड होगा या फिर वो सस्पेंशन होगा। तो सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। हाँ बिल्कुल, मतलब एक ही चीज को अपने दो नाम से जान रहे बेटा। आप होमोजेनियस मिक्सचर बोलो उसका मतलब सोल्यूशन ही होता है, या सिंपली आप सोल्यूशन बोल दो उसका मतलब होमोजेनियस मिक्सचर ही होता है। बोथ आर आइडेंटिकल। तो कितने टाइप के मिक्सचर हो गए टोटल? तीन टाइप के हो गए देखा जाए तो। कौन सा? सोल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन। ये पहले अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर अपन पहले दो टाइप में डिवाइड कर लेंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, फिर हेट्रो के दो पार्ट होंगे, कोलाइड्स और सस्पेंशन। गेटिंग? कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेटा? हाँ, अब मुझे क्या करना है, इनकी और भी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। यहां तक कोई डाउट है क्या? नो सर। इसी टेबल को मैं और भी आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, दो या दो से ज्यादा फेज मिलेगी, एक कभी नहीं मिले। हाँ, दो से ज्यादा मिल सकती, एक नहीं में होगी। एक होती तो फिर क्या बन जाएगा बेटा? वो सोल्यूशन बन जाएगा। तो देखो ध्यान से, इन दोनों प्रॉपर्टी तो दोनों की क्या सेम है? पहली वाली इसकी भी सेम, इसकी भी सेम, ये वाली भी सेम और ये वाले भी। किस में डिफरेंस आ रहा है? बस इस वाले में डिफरेंस आ रहा है। अगर ये वाली भी सेम होगी तो फिर दोनों भी सेम हो जाएंगे, फिर तो कोलाइड्स को अपन सोल्यूशन ही बोलेंगे सर। तो फेज हमेशा कोलाइड्स में क्या होगी? एक से ज्यादा ही होगी। वो दो भी हो सकती है, वो तीन भी हो सकती है। गेटिंग? चलिए, इतना उतारिए। हो गया? चलो वापिस आते हैं सर। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले क्या किया बेटा? उस बात को वहां समझ लिया, उस बात को अपन वापस यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। वो अपने लिख लिया, जो जो चीज आपको लगेगी अपने वहां मेंशन नहीं की वो आप लिख लेना। ये साथ अपने कर लिया। तो पहला अपन ने क्या किया भाई? ठीक है, अब मिक्सचर को फिर अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। कौन कौन से? होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब समझ में आ गया? पार्टिकल्स का क्या होना चाहिए बेटा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए थ्रू आउट द मिक्सचर। और उसका क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, डिजोल्व सॉल्ट, शुगर लो या फिर सॉल्ट लो, एक ही बात है। क्या बनने वाला बेटा? वो होमोजीनियस ही बनेगा। ठीक है, और ये एग्जाम्पल यहाँ सैंड और वाटर का भी ले सकते हैं क्या बेटा अपन सस्पेंशन में? बिल्कुल ले सकते हो। चौक पाउडर लो या फिर सैंड लो, एक ही बात है। हाँ समझ में? तो अपन ने क्या किया भाई? दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया मिक्सचर को, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस की डेफिनेशन हमें पता है क्या होता है होमोजीनियस? particles should be uniformly distributed and particles are soluble and there should be only one phase। और नो, और heterogeneous का हो जाएगा कि पार्टिकल सॉल्युबल नहीं होने चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, या फिर एक से ज्यादा फेज होनी चाहिए, उसको अपन बोलेंगे हेट्रोजीनियस। उसके भी फिर दो पार्ट अपन लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कुछ लिखना है इसमें? ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं वहां पर, तो कुछ लिखने की मुझे नहीं लगता। इसमें बस एग्जांपल मेंशन कर लेना बेटा। उसमें जो सस्पेंशन वाला एग्जांपल था उसमें एक एग्जांपल लिख लो, सैंड प्लस वाटर।
तो एग्जाम्पल आप कर लीजिए, बाकी तो। और उस वाले में एक और कर लेना, होमोजेनियस सोल्यूशन वाले में डिजोल्व सॉल्ट। और डिजोल्व सॉल्ट का मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। हो गया? मिल्क प्लस वाटर, उसमें एक और एग्जांपल आप ऐड कर लेना, मिल्क प्लस स्टार्च। कोलोइड्स वाले में मिल्क सॉरी वाटर प्लस स्टार्च। एक तो वाटर प्लस मिल्क हो गया, दूसरा वाटर प्लस स्टार्च। इसको समझेंगे भी आगे और भी बात करेंगे इसके अपन। ठीक है? यहां तक इसमें कोई डाउट? सब क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा? अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर दैट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। लिख चुके हैं, लिख चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला, when you stir a sugar into water it is equally sweet in the first and the last sip। अब पानी में डालो तो पहली सिप लोगे और लास्ट सिप लोगे तो आपको एक जैसी मिठास देगी, ऐसा तो नहीं होगा सर लास्ट सिप में कम मिठास होगी, पहले वाली सिप में ज्यादा मिठास थी, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। इसका मतलब क्या है बेटा? उससे ये भी प्रूव होता है कि जो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ठीक है? the particles are evenly distributed and cannot be seen separately। क्या अपन पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हैं क्या? नो सर, ऐसा तो नहीं होता शुगर के पार्टिकल्स को मैं अलग देख लूं, वाटर के पार्टिकल्स को अलग देख लूं। सॉल्युबल होंगे तो पार्टिकल्स आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख सकते हो बेटा। फिर वी एनकाउंटर द मेनी होमोजेनियस मिक्सचर इन आवर डेली लाइफ। कॉमन एग्जाम्पल शुगर डिजोल्व इन वाटर, ये भी कौन सा मिक्सचर है आपका? होमोजीनियस। एक एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं बेटा विनेगर वाला। विनेगर को किसमें मिक्स कर दो बेटा? पानी में। तो विनेगर, विनेगर क्या होता है बेटा? एसिटिक एसिड, नाम ध्यान रखना, एसिटिक एसिड। तो विनेगर एक मिक्सचर होता है, किस किस का मिक्सचर होता है बेटा? ये एसिटिक एसिड प्लस वाटर। और लगभग ना एक और बात ध्यान रखना, ये जो मिक्सचर होगा लगभग 5% के आसपास होता है। अब 5% का मतलब क्या है? कि अगर मान लो आपके पास 100 ml या 100 ग्राम विनेगर है, इसका मतलब क्या बेटा? उसके अंदर 5 ग्राम क्या होगा और बाकी बच्चा कुचा क्या होगा? 95। इसका मतलब ये समझना कि वाटर जो होता है लगभग 95% होता है उसके अंदर, और बाकी 5% अपन रफली यहाँ पर एसिटिक एसिड मिक्स करते हैं। इसका जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर का नाम क्या होता है? विनेगर। हाँ, अलग से एसिडिक एसिड और वाटर को जब मिलाएंगे तो विनेगर बनेगा। विनेगर इज अ मिक्सचर, एसिडिक एसिड इज अ प्योर सब्सटेंस। तो एसिडिक एसिड, अगर अकेले एसिडिक एसिड की बात करो तो प्योर चीज है ना बेटा, इसमें आप पानी मिला दो वो भी लगभग इस रेशियो में होना चाहिए। 95% पानी होना चाहिए, 5% उसमें एसिडिक एसिड होना चाहिए। तो ऐसा जो मिक्सचर बनेगा दैट इज द विनेगर। गेटिंग? नेक्स्ट सही है। एरेटेड ड्रिंक्स समझ में आ गए? कि एरेटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा वाटर हो गया या कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी कोका कोला पेप्सी, उन सब में क्या होता है बेटा? वो एक मिक्सचर ही तो होता है। उसमें क्या क्या चीजें मिक्स होती है? सबसे ज्यादा तो सर वाटर ही रहेगा, उसमें साथ ही साथ में एक गैस भी मिक्स होती है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या जब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अपन लोग पीते हैं तो ऐसा होता है क्या बेटा कि सब पहली जो सिप अपन लोगों ने ली उसका टेस्ट अलग था और लास्ट वाली सिप का टेस्ट अलग था? ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब क्या है? ये जो मिक्सचर बना होगा इस मिक्सचर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी बेटा वो यूनिफॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब कौन सा मिक्सचर बन गया है? होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको सोल्यूशन भी बोल सकते हैं क्या? यस सर। तो ये जो एरेटेड ड्रिंक्स होंगे बेटा एक टाइप के ये सोल्यूशंस होते हैं। बस एग्जांपल मेंशन कर लेना, बाकी तो अपन सब कर चुके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हीट्रोजीनियस मिक्सचर हमें पता है क्या होता है सर? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब समझ गया भाई, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम होगा उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ऑन द अदर हैंड अ मिक्सचर दैट हैज नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज कॉल्ड heterogeneous mixture। The different components और particles can be easily seen। क्या अलग अलग देख सकते हैं अपन लोग? वाटर के पार्टिकल, वाटर अलग दिख जाएगा और आपको, जैसे वो एग्जांपल है तो अपने किसका? वाटर और सैंड का, सैंड नीचे हो जाएंगे, आपका चौक पाउडर भी ले सकते हो,
एंड आइडेंटिफाइड विद इन द मिक्सचर, और अलग अलग बिल्कुल से अलग अलग को अपना आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि भाई चॉक पाउडर के पार्टिकल्स ये रहे, वाटर के पार्टिकल्स आपके ये रहे। लेकिन सोल्यूशन में ऐसा नहीं किया जा सकता, याद है ना भाई? ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा कुछ, सैंड एंड वाटर, चॉक पाउडर मिक्स इन वाटर, ऑयल मिक्स विद वाटर। अब ऑयल को पानी में मिलाएंगे तो भी तो मिक्स नहीं होता, तो मिक्सचर तो है ही वो, लेकिन कौन से टाइप का मिक्सचर है बेटा? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सर, दो फेज भी दिख रही है, पार्टिकल्स मिसिबल भी नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा, तो ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होगा इट इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये वाला एग्जांपल नोट कर लो, बाकी तो शायद अपन लोगों ने कर ली। ठीक है, तो ये बात होगी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। ठीक है, आगे आते हैं सर। अब बुक में ना बेटा एक एक्टिविटी दे रखी है, और एक्टिविटी अपन ऑलरेडी वहां कर चुके हैं, वो जो अपन ने किया था वो एक टाइप की वो एक्टिविटी थी, उसमें ग्रुप 1, ग्रुप बी और ग्रुप सी एंड डी कर रखा है। ग्रुप ए में क्या कर रखा है बेटा? वाटर और कॉमन सॉल्ट को मिक्स किया। ग्रुप बी में क्या कर रखा है? चॉक पाउडर और वाटर को मिक्स किया। और ग्रुप सी में क्या किया? मिल्क और वाटर को मिक्स कर दिया। अब समझ गया ना क्या क्या बनने वाला है? कॉमन सॉल्ट और वाटर वाल को मिक्स करो तो क्या बनेगा बेटा? ये सोल्यूशन बनेगा, हमें पता है ये सोल्यूशन है। और चॉक पाउडर ये करोगे इसका नाम क्या हो जाएगा? सस्पेंशन। अब सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है कि होमोजीनियस होता है? हेट्रोजीनियस होता है। और ये जो मिल्क और इसका बनेगा तो कोलाइट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अपन वहां पे कवर कर चुके हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से को लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सर। ये अपना कवर हो गया। उसके बाद हाँ, टिंडल इफेक्ट के अपन लोग और भी बात करेंगे, अभी उससे पहले एक दो चीजें और भी मुझे बात करनी है। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से, इसमें कुछ चीज मैं और ऐड करूंगा बेटा अभी। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में से किसके पार्टिकल सबसे छोटे होंगे साइज में? थोड़ा छोटा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किनके पार्टिकल सबसे छोटे होंगे साइज में? सोल्यूशन को obvious सी बात है सर। तो अपने ऐसा बोल सकते हैं ना कि सर जो तीनों जो टाइप के जो मिक्सचर होंगे उसमें अपन बोलेंगे सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे वो सबसे छोटे होंगे, दे आर स्मॉलेस्ट, दे आर स्मॉलेस्ट। तो अपन बोलेंगे पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर द स्मॉलेस्ट। एक और बात मुझे बता बेटा, ये जो पार्टिकल्स होंगे कौन से शेप के होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं। पार्टिकल कौन से शेप के होते हैं? स्फेरिकल। अगर पार्टिकल स्फेरिकल शेप के होंगे तो क्या इन पार्टिकल्स का एक डायामीटर भी होगा क्या? Yes, हर स्फेयर का एक डायामीटर होगा, तो पार्टिकल्स का भी एक डायामीटर होता है। तो ध्यान ये रखना, आगे अगले क्लास में और भी डिटेल से अपन बात करेंगे कि जो सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे ना बेटा, उनका डायामीटर अगर अपन कैलकुलेट करें तो उनका जो डायामीटर मुझे मिलता है ना भाई, वो 10⁻⁹ मीटर से छोटा मिलता है। हाँ, या रेडियस भी बोल सकते हो, लगभग इसी रेडियस मान लीजिए। अब डायमीटर रेडियस में बात करेंगे अपन लोग, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, लगभग सेम सा है। तो ऐसे ध्यान रखना भाई कि जो सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी जो रेडियस होगी वो 10⁻⁹ मीटर से कम होती है। अब ये जो वैल्यू है कि बहुत बड़ी वैल्यू हो गया, 10⁻⁹ बहुत छोटा है, बहुत कितना छोटा है अगली क्लास में उसको अपन इमेजिन भी करेंगे। आज अपने पास टाइम नहीं है तो आज इतना ही करेंगे अपन लोग। वैल्यू ध्यान रखना। सबसे बड़े पार्टिकल किसके होंगे बेटा? सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे बड़े होंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर द बिगेस्ट, पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर द बिगेस्ट। तो तीनों में सबसे बड़े जो पार्टिकल्स होंगे वो सस्पेंशन के होंगे। और ध्यान रखना, वैल्यू ध्यान रखना बेटा, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होगा, इनका जो साइज होगा वो बड़ा होता है 10⁻⁻⁶ मीटर से। वो रेडियस, साइज का मतलब रेडियस। तो जब भी अपन रेडियस बोलते हैं इसका मतलब साइज ही तो है ना बेटा, अगर रेडियस छोटा होगा तो साइज भी
छोटा, रेडियस बड़ा तो साइज भी, रेडियस अगर बड़ा तो साइज भी बड़ा। तो मैं चाहूँ तो साइज को रेडियस से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? एक ही बात है भाई, आप रेडियस में बात करो या आप साइज में बात करो। तो अगर मैं साइज बड़ा बोल रहा हूँ इसका मतलब रेडियस भी बड़ी होगी। नहीं, साइज को फिर अपन किस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं बेटा? साइज के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं ना भाई। आप लेंथ के हिसाब से भी साइज डिफाइन कर सकते हो। कोई बोले मैं वॉल्यूम के हिसाब से करूंगा, कोई बोले मैं सरफेस एरिया के हिसाब से करूंगा, अपन रेडियस के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है। और एक लास्ट चीज लिख लेना बस आज के लिए, जो कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होंगे बेटा इनका साइज क्या होना चाहिए आपका अकॉर्डिंग? सोल्यूशन के पार्टिकल से तो कोलाइड्स के जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज सोल्यूशन के पार्टिकल से तो बड़ा होना चाहिए, और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा होना चाहिए। तो 10⁻⁹ से तो बड़े होंगे और 10⁻⁶ से छोटे होंगे। इस रेंज में लाई करेंगे सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज। तो इनका जो साइज होगा वो बड़ा होगा 10⁻⁹ से, और छोटा होगा 10⁻⁻⁶ से। और एक लास्ट बात और ध्यान रखना, 10⁻⁹ होती है ना बेटा, इस 10⁻⁹ को अपन कभी कभी 1 नैनोमीटर भी बोलते हैं। क्या? नैनोमीटर। तो मैं चाहूं तो ये 10⁻⁹ ना लिखकर मैं 1 nm भी लिख सकता हूं। nm का मतलब होता है नैनोमीटर। ठीक है। और एक को ध्यान रखना, 10⁻⁶ जो होता है ना बेटा, इस 10⁻⁶ को मैं माइक्रोमीटर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर का जो साइन होगा अपन ऐसे यूज करते हैं, 1 μm। माइक्रोमीटर को अपन लोग इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आज की कहानी अपन यहीं पे समाप्त करेंगे। इसी कहानी को अपन अगली क्लास से यहीं से फिर पिक करेंगे। ठीक है। और अगली क्लास में फिर टिंडल इफेक्ट की भी अपन लोग बात करेंगे। वो आज रहेगा अपना